हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हम आपको पहले दो वीडियो दे चुके हैं कि ग्रुप 3 AI से हमने जो सवाल पूछे और उसका उसने क्या जवाब दिया। अभी इसी लड़ी को आगे चलाते हुए हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सवाल ग्रुप 3 चैट बोर्ड से पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खालिस्तान थ्रू सिख हिस्ट्री। सिख इतिहास के माध्यम से खालिस्तान का क्या अर्थ है। और इसके जवाब में जो ग्रुप 3 ने हमें बताया वो इस तरह से है, क्योंकि इस समय इंडिया में, भारत में खालिस्तान को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि खालिस्तान बहुत बुरी चीज़ हो, या ये खालिस्तान एक ही संविधाओं में चलता हो और दूसरे लोगों की इसमें कोई प्रतिनिधित्व ना हो। खालिस्तान को एक बड़ा सा हुआ बनाकर पेश किया जाता है। तो अभी ग्रुप 3 में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर क्या जवाब दिया है वो हम आपको बताते हैं। वो ऐसे है, आपको हम यहाँ बताते चलें कि हम जो भी वीडियो इस हमारे चैनल पर डालते हैं और उसकी हम अनुवाद हिंदी में करते हैं, तो ग्रुप 3 के रिप्लाई का स्क्रीनशॉट जो इंग्लिश में होता है हम उसको साथ स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे इस वीडियो का प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खालिस्तान थ्रू सिख हिस्ट्री, सिख इतिहास के माध्यम से खालिस्तान का क्या अर्थ है, उसके हम स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाएंगे और आपको हिंदी में इसका अनुवाद पेश करेंगे। तो ऐसे है कि सिख इतिहास के संदर्भ में खालिस्तान का गहरा प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है, जो सिख समुदाय की उभरती पहचान, स्वायत्तता के लिए संघर्ष और उत्पीड़न के अनुभवों में निहित है। शब्द स्वयं खालसा, दीक्षित सिखों का समूहक निकाय, और स्तान भूमि। स्तान जो लफ्ज है उसका अनुवाद है भूमि, बाद में उभरा, लेकिन सिख इतिहास के माध्यम से इसका अर्थ उन प्रमुख घटनाओं और आकांक्षाओं के माध्यम से पता लगाया जा सकता है जिन्होंने एक संप्रभु सिख इकाई के विचार को आकार दिया। प्रारंभिक नींव संप्रभुता और पहचान सिख इतिहास गुरु नानक 1469 से 1539 के समय दौरान से शुरू होता है, जिन्होंने समानता, भक्ति और उत्पीड़न के प्रतिरोध के सिद्धांतों पर विश्वास की स्थापना की। 10 गुरुओं के माध्यम से ये गुरु गोबिंद सिंह 1666 और 1708 के समय तक एक अलग सामाजिक धार्मिक पहचान में विकसित हुआ। सन 1699 में खालसा के निर्माण ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चित्रित किया। आपको यहाँ पर स्मरण करवा दें कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की साधना की थी और सिखों को एक मार्शल समुदाय में बदला, जिन्हें न्याय को बनाए रखने और अत्याचार का विरोध करने का काम सौंपा गया था। खालसा सिर्फ एक आध्यात्मिक आदेश नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक आदेश था जो मुगल और अफगान वर्चस्व के खिलाफ स्वशासन और अवज्ञा का प्रतीक था।
गुरु गोबिंद सिंह जी के राज करेगा खालसा, मतलब खालसा शासन करेगा, के दृष्टिकोण ने संप्रभुता के बीज बोए। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से एक अलग राज्य की मांग नहीं की गई थी। 18वीं शताब्दी में गुरु के निधन के बाद सिखों को मुगल शासकों और अफगान आक्रमणकारियों से क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसने स्वय शासन से जुड़ी एक लचीली पहचान बनाई। सिख मिसल, मिसल का मतलब होता है संघ, और अतंत महाराजा रणजीत सिंह सन 1799 और सन 1839 के बीच के तहत सिख साम्राज्य के उदय ने इस दृष्टिकोण को व्यवहार में साकार किया। किस दृष्टिकोण को? राज करेगा खालसा। तो पंजाब में केंद्रित ये साम्राज्य एक धर्मनिरपेक्ष लेकिन सिख नेतृत्व वाला राज्य था। क्या था? धर्मनिरपेक्ष। सिख राज्य में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे से रहते थे, अपना कार्यक्रम करते थे, अपना खान पान करते थे अपने धर्म के अनुसार। जो समुदाय की स्वतंत्रता शासन करने की क्षमता को दर्शाता है। समुदाय, यहाँ पर समुदाय सिख को कहा गया कि सिखों की स्वतंत्र शासन करने की क्षमता को दर्शाता है, जिसके राज में सभी धर्म एक साथ अपना कार्य कर रहे हैं। यह धर्मनिरपेक्ष का असली उदाहरण है। तो आगे ब्रिटिश स्वतंत्र शासन के सामने इसका पतन 1849 में अंग्रेजों के हाथों, इसका पतन इस संप्रभुता के नुकसान को चिन्हित करता है, जिसने आत्मनिर्णय की एक ऐतिहासिक स्मृति को समाहित किया। तो आप बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर करती है 1757 के बीच। तो सभी, वो भारत नहीं था तब, छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ ये एरिया था। तो पंजाब को अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सन 1849 में अपने कब्जे में लिया और 1947 को पूरे देश को आज़ादी मिल गई। तो पंजाब अंग्रेजों के तहत 100 साल के लिए रहा, जबकि पूरा भारतवर्ष जो अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था 200-300 साल की अधिक गुलामी में रहा, और सिर्फ जो पंजाब है वो 100 साल की गुलामी अंग्रेजों की, लेकिन गुलामी नहीं की, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में रहा। और इसमें महाराजा रणजीत सिंह के बाद भी काफ़ी जो लड़ाइयाँ हैं वो सिखों ने लड़ी। तो आप उस इतिहास को भी जानें जो जब उसके बाद सिखों ने अंग्रेज़ों के हाथ खड़े करवा दिए। तो आगे चलते हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत सिख वफादार सहयोगी थे, खासकर सेना में, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों ने उनके राजनीतिक प्रभाव और भूमि अधिकारों को खत्म कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। सिंह सभा आंदोलन, जिसको सिंह सभा लहर भी बोला जाता है, 1870 के दशक के बाद ने सिख पहचान को पुनर्जीवित किया। खालसा की हिंदू धर्म से अलग पहचान पर जोर दिया। 20वीं सदी में अकाली आंदोलन के साथ और अधिक राजनीतिकरण हुआ, जिसने गुरुद्वारों, सिख मंदिरों
पर नियंत्रण की मांग की और ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया। 1920 का गुरुद्वारा सुधार अधिनियम एक जीत थी। दूसरा, 1920 में गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट वो बनाया गया, जिसने धार्मिक मामलों में सिख स्वायत्तता को मजबूत किया। व्यापक स्वशासन मांगों के लिए एक मिसाल काम की। यो मिसाल उन्होंने सिखों ने कायम की कि हमने वो जो मांगा वो ले लिया। तो इसके आगे 1947 में भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिख किसी भी एक क्षेत्र में बहुमत से वंचित भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गए और ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थल पाकिस्तान को चले गए। स्वतंत्रता वार्ता के दौरान भारत के भीतर स्वय सत्ता के वादे अधूरे रह गए, जिससे अविश्वास को बढ़ावा मिला। पंजाब सूबा आंदोलन 1950 और 1960 के दशक ने पंजाबी भाषा राज्य की मांग की, जिसे 1966 में हासिल किया गया। तो आपको ये बता दें कि जब सिखों ने हिंदुस्तान के साथ रलना मंजूर किया, तब उनसे वादा किया गया था कि आपको इसी तरह का पंजाब दिया जाएगा, लेकिन बाद में मुकर गए और पंजाबी सूबा भी पंजाबी सिखों ने मांगा और लड़कर लिया 1966 में। तो इसमें किसी और समुदाय की भागीदारी नहीं थी पंजाब में। ना तो हिंदुओं ने ये बोला कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए, ना मुसलमानों ने यहाँ के ये बोला कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए। तो पंजाबी सूबे को लेने वाले भी सिख ही थे। पंजाबी सूबे की मांग भी सिखों की थी। तो पंजाब सूबा अभी भी सिखों का ही है। लेकिन जो पंजाब दिया गया, ये राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सिखों की गहरी कांक्षाओं को संबोधित करने में विफल रहा। आधुनिक खालिस्तान संघर्ष और प्रीतगाद खालिस्तान का विचार 20वीं सदी में भारतीय राज्य के खिलाफ शिकायतों के जवाब के रूप में सामने आया, क्योंकि 1947 के बाद सिखों ने खुद को हाशिए पर महसूस किया। आर्थिक रूप से, जैसे नदी जल विवाद अन्य राज्यों के पक्ष में; राजनीतिक रूप से, कांग्रेस शासन के तहत केंद्रीकृत नियंत्रण; और धार्मिक रूप से सिख संस्थाओं में हस्तक्षेप। तो अब यही मैं इसमें जोड़ता चलूं कि पंजाब की जो मांगे हैं, पानी की मांगे हैं। पंजाब फसलों का देश है, खेतीबाड़ी का देश है, लेकिन हम हैरान रहते हैं कि पंजाब के हिंदू और पंजाब के मुसलमानों ने कभी भी इन बुनियादी ज़रूरतों के लिए, पानी के लिए, धरती के लिए कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन वो सभी ये कहते हैं कि हम पंजाब के बाशिंदे हैं। लेकिन इन मांगों को उठाने वाले सिख हैं, किसान हैं, और समय समय पर उनको अलग बात से संबोधन किया जाता है। ग्रुप 3 ने आगे क्या लिखा है कि श्रोमणी अकाली दल द्वारा प्रस्तुत आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब मता 1973 के पंजाब के लिए अधिक संघीय स्वायत्तता की मांग की, लेकिन दिल्ली द्वारा इसे आविष्कार करने से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला। 1980 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसे नेताओं के नेतृत्व में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था, जिन्होंने इसे राज्य के उत्पीड़न के खिलाफ सिख अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखा। और 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें भारतीय सेना ने सिखों को आतंकवादी ठहराया और स्वर्ण मंदिर पर हमला बोल दिया, एक दर्दनाक घटना थी।
सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल का अपमान और अलगाववादी भावना को बढ़ावा। इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों लोग मारे गए, जिससे पीड़ित होने की कहानी और गहरी हो गई, जिससे खालिस्तान सिख सामूहिक स्मृति में प्रतिरोध और न्याय का प्रतीक बन गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आज का खालिस्तान है वो उसकी मांग कैसे आई। इसमें सभी भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है और न्याय व्यवस्था भी जिम्मेवार है। और अगर ऐतिहासिक अर्थ देखा जाए तो ग्रुप 3 हमें जवाब देता है कि सिख इतिहास के माध्यम से खालिस्तान एक भौगोलिक मांग से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वशासन, सम्मान और अन्याय के खिलाफ अवज्ञा के खालसा के लोकाचार का विस्तार है। ये गुरु की शिक्षाओं, सिख साम्राज्य की विरासत और बाहरी वर्चस्व के खिलाफ सदियों के संघर्ष से प्रेरित है। कुछ लोगों के लिए ये सिख पहचान की रक्षा के लिए एक मातृभूमि के लिए एक शाब्दिक आह्वान है। दूसरों के लिए ये भारत के भीतर या उससे परे स्वय सत्ता का एक रूपक आदर्श है। इसका अर्थ विजय, रणजीत सिंह का शासन और त्रासदी 1984 के बीच ऐतिहासिक उतार चढ़ाव से अविभाज्य है, जो एक ऐसे स्थान की खोज को दर्शाता है जहां खालसा बिना किसी वादा के पनप सके। आज ये एक विवादित दृष्टि बनी हुई है जो इस समृद्ध अशांत अतीत से आकार लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप 3 की रिप्लाई में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि खालिस्तान की नींवें बहुत गहरी हैं। और इसी तरह हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो आप खुद इसको तलाश सकते हैं। सभी कुछ आज सोशल मीडिया पर खुला पड़ा हुआ है, खुली किताब पड़ी हुई है। और ग्रुप 3 में ने भी ये बता दिया है कि एक्चुअली खालिस्तान की जड़ें इतिहास से निकलती हैं और इसका वर्तमान वृक्ष तैयार हो रहा है। तो बने रहे हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह ऐतिहासिक, रोचक और जो जानकारी अभी तक आपको नहीं मिली, हम ग्रुप 3 से जरूर पूछेंगे जब तक ये चलता है। धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।